अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th केमिस्ट्री का रिवीजन कोर्स, जिसमें आपसे हमारा वादा है कि आप लोग सिर्फ 25 पेजेस को याद करके ले पाएंगे पूरे 60 मार्क्स। तो आइए आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटे आपको फर्स्ट लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये आपके उन 25 पेजेस में से फर्स्ट पेज है जिसको आज हमने याद करना है। और मेरी पूरी गारंटी है इस बात की कि अगर आप इस लेक्चर को पूरी तवज्जो से सुनते हैं और बिल्कुल उसी तरह से सुनते हैं जिस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस लेक्चर के बाद ही आपको ये पहला पेज 80 से 90% तक याद हो जाएगा। और अगर कोई कमी बेशी रह भी जाए तो इस लेक्चर के बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा दें और अपने इस पेज को मुकम्मल तौर पर आप लोग याद कर पाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस कोर्स में आपको सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि अगर आपकी इंग्लिश ज़रा कमज़ोर है, आप अच्छे अंदाज में इंग्लिश नहीं लिख पाते, आपकी इंग्लिश लिखने में मिस्टेक्स होती हैं, तो हम आपको साथ साथ सेल्फ राइटिंग भी सिखाएंगे। हमने इस कोर्स को डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया है कि सबसे पहले हमने आपको वो क्वेश्चंस तैयार करवाने हैं जिनमें आप बेसिक सेंटेंसेस को लेके याद कर पाएं, लेकिन साथ ही साथ आपको इस काबिल बनाएंगे कि पहले 5 से 10 लेक्चर्स के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि किसी भी तरह के सेंटेंस को अपने अल्फाज में खुद ही लिख सकें। और इसका फ़ायदा सिर्फ आपको केमिस्ट्री में नहीं होने वाला, बल्कि आपको ये हर फील्ड में और हर सब्जेक्ट में काम आएगा। बिलफर्ज आपको इंग्लिश के एग्जाम में स्टोरी आती है, आपको वो स्टोरी का थीम पता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है उसकी, तो आप इस कोर्स के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि उसको अपने अल्फाज में लिख पाएंगे और यूँ आप अपने मार्क्स को बचा पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आज अपने फर्स्ट पेज को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो आपने आज याद करनी है वो है एलिमेंट की। ठीक है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। बेटे इसको याद करने के लिए मैं एक सेंटेंस आपको बना के दे रहा हूँ। ये वो सेंटेंस है जो कि आप जिसको आप यूज करेंगे एज अ फॉर्मेट, यानी इसी तरीके से आप इस तरह के सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, एक्स इज अ बी वाई। ये आपको बड़ा देखने में अजीब सा लगेगा, लेकिन यही तो वो सारा कमाल है जिसको हम यूज कर रहे हैं। इस एक फार्मूले को याद कर लो, समझे कि ये एक फार्मूला है, जिस तरह मैथ में फार्मूले होते हैं। ठीक है, एक्स इज अ बी वाई। अब इस सेंटेंस में एक्स, बी और वाई ये वो जगहें हैं जिनको आपने चेंज करना है अपने सेंटेंस के हिसाब से। बाकी सारा सेंटेंस आपका इसी तरह बनेगा। ठीक हो गया। जब भी आपने कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें आपने किसी भी चीज़ की खसूसियत बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी है, और साथ ही आपने ये बताना है कि वो चीज़ किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, तो आपने इसी फार्मूले को यूज़ करना है। तो आप इंशाल्लाह सिर्फ एक नहीं हज़ारों जुमले इस तरह के बना पाएंगे। मिसाल देता हूँ आपको। फर्ज करें आप एक सेंटेंस की इंग्लिश बनाना चाहते हैं। वो सेंटेंस क्या है कि सेब एक मीठा फल है। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूं, तो जो मैंने अभी फॉर्मेट दिया था बेटे आपको, उसी हिसाब से इसको आपने यूज कर लेना है। सबसे पहले जो एक्स था उसकी जगह पे आपने हमेशा उस चीज को लिखना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम इस जुमले में किसकी बात कर रहे हैं? सेब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी पे एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा? सेब, यानी कि एप्पल आ जाएगा। ठीक है, एप्पल आगे इस आइए वैसे का वैसे आ जाएगा। एंड में फिर क्या आता है? बी आता है। बी में आपने वो चीज लिखनी है जो उसकी खसूसियत है, प्रॉपर्टी है जो। तो क्या खसूसियत है उसकी? मीठा होना। तो क्या बोलेंगे? बी की जगह पे क्या आ जाएगा? स्वीट। और एंड पे क्या है बेटे? वाई। ठीक है, और वाई की जगह पे आपने उसकी कैटेगरी है कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो जो एप्पल है वो किस ग्रुप से होता है? फ्रूट से होता है ना। तो आपने क्या करना है? वाई की जगह पे फ्रूट लिखना है, और यूं आपका सारे का सारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। सेंटेंस क्या बन गया? एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट। बेटे याद रखिए आपने सिर्फ क्या किया है? एक्स, वाई और बी को फिल किया है, बाकी सारा सेंटेंस आपके माइंड में पहले से बना बनाया हुआ था। ठीक है, इस तरह के आप हजारों सेंटेंसेस सिर्फ इसी एक फॉर्मेट को यूज करके बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है? आप इसको कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपने किसी भी चीज की खसूसियत बयान करनी हो और साथ में ये बताना हो कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ठीक है बेटे, उसके बाद अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री में आपका, तो यहाँ पे क्या सवाल है कि एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? एक खालिस चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जरा, एक्स की जगह पे कौन आया? एलिमेंट की। किसकी बात हो रही थी? एलिमेंट की बात हो रही थी। इस वैसे का वैसे आ गया। प्योर क्या है? उसकी खसूसियत है, ये खालिस होता है। ठीक है, और सब्सटेंस क्या है? उसका ग्रुप है, वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद देखिएगा जरा, अगला पॉइंट जो इसमें याद करना है वो है एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अगर आपने कभी भी
किसी ऐसी चीज के बारे में जुमला बनाना है जिसमें आपने ये बताना है कि वो एक ही तरह की चीजों से मिलके बनी है, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, जो अभी आपको फॉर्मेट दे रहा हूं इसको आपने याद कर लेना है और इसी को आपने आगे फिर जाके यूज कर लेना है। वो फॉर्मेट कौन सा है बेटे, ये आपके आज के लेक्चर का दूसरा फार्मूला आपको दे रहा हूं। इसके बाद आप दो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के काबिल हो जाएंगे जो कि आप किसी भी तरह से किसी भी लेवल के इंग्लिश में बना सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट क्या है, एक्स इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ जी, ठीक है। एक्स में कौन आएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम किसको पढ़ रहे हैं, एलिमेंट को, तो एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा, एलिमेंट। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ, अब हमें पता है कि एलिमेंट जो होता है वो किस तरह से बनता है, एक ही तरह की एटमों से मिलकर बनता है, तो इसलिए सेम काइंड ऑफ के बाद क्या लगा देंगे आप, एटम। बेटे याद रखिए जब मैं आपको फार्मूले सेंटेंसेस बनाने के दे रहा हूं ना, आपने बस 2-3 दिन लगाने हैं इन पे, जरा अच्छे से कोशिश करनी है। फिर आगे आगे जब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना तो यही फार्मूले यूज होगी, फिर आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना है और अपने अल्फाज में जाके लिख देना है, ठीक हो गया। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। नहीं बेटे आपका दूसरा जुमला भी याद हो गया, और जो अब तक आपने 2 जुमले याद किए हैं और 2 फार्मूले भी याद किए हैं। अब इस तरह के जुमले आप कई सारे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग है जो एक ही तरह के पत्थर से मिलकर बनाई गई है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, दिस बिल्डिंग, ये कहां पे आएगा, एक्स की जगह पे, क्योंकि बेटे एक्स में कौन आएगा जिसकी बात की जाती है, द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ स्टोन्स। देखें बेटे फार्मूला एक था पर हमने उसमें 2 सेंटेंस बना लिए, इसी तरह आप कई बना सकते हैं, बस आपको ये पता हो कि किस फार्मूले को कहां पे इस्तेमाल करना है। बेटे कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह आपको फार्मूले ज्यादा से ज्यादा ना दूं, बस मुख्तसर से जितने आपको जरूरी है, जितने जरूरी है उतने ही आपको फार्मूले बना के दूं, ताकि आप उनको किसी भी किस्म की इंग्लिश बनाने में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। बेटे अब तक आपने देखा होगा कि हमने ना सिर्फ केमिस्ट्री याद की है बल्कि आपको साथ साथ इंग्लिश के पॉइंट्स भी याद करवा रहे हैं, ताकि आप इंग्लिश भी सीख पाए और केमिस्ट्री भी सीख पाए और जो आपके काफी सारे मसाइल हल हो जाए। थर्ड लाइन है बेटे, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। नहीं पुत्र, पहला क्या था, मेड अप ऑफ, कोई चीज किससे बनी है। अब आपने बिलफर्ज कोई ऐसा जुमला बनाना है जिसमें आप ये कहना चाहते हैं कि हम इस चीज को तोड़ के छोटी चीजों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेटे आपने अभी तीसरा फार्मूला यूज करना है, ठीक है। बेटे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फार्मूले शायद आपको आज मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने बिलफर्ज 3-4 दिन लगा लिए, इस तरह के फार्मूले अपने दिमाग में बैठा लिए, तो आपके दिमाग में बेटे रेडीमेड सेंटेंसेस, बने बनाए जुमले बैठ जाएंगे। बस आपको फिर जब जहां भी कोई जुमला यूज करना है उसी बने बनाए सेंटेंस को यूज कर लेंगे और आप अपनी इंग्लिश को पक्का कर लेंगे, किसी भी तरह के इंग्लिश को बेटे लिख पाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है बल्कि काम करना है, सही है। थर्ड जुमला बेटे क्या है हमारा, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, जहां पे इसका फार्मूला क्या बनेगा, एक्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू वाई बाय जी। देखिए बेटे कोई भी चीज टूटती है तो उसको तोड़ने वाला कोई ना कोई होता है ना, ऐसे खुद ब खुद तो कोई नहीं टूटता बेटे, ठीक है। तो इसलिए एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन, तो x कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, x जो है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो चीज जो है वो x है, वो कोई भी हो सकती है, उसको हम नहीं तोड़ सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू y। और टूटने के बाद जो चीज बन सकती है वो आप कहाँ लिखेंगे, y में, और बाय z लिखा हुआ है एंड पे, तो बाय z का मतलब ये है कि कौन उसको तोड़ने वाला होगा, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को बेटा देखिएगा, x कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू y बाय z, मतलब ये है कि x में वो चीज है जिसको आप तोड़ना चाह रहे हैं या जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि इसको हम तोड़ सकते हैं या नहीं, वो कहां पे आ जाएगी, x में। हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट की, इसलिए x कहां पे आ जाएगा, इसलिए एलिमेंट कहां पे आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा। फिर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ये बेटे आपका जुमले का हिस्सा है, फार्मूले का हिस्सा है, इसको आपने ऐसे ही याद कर लेना। इनटू y, एलिमेंट्स टूट के जिस चीज में कन्वर्ट होगा ना बेटे, अगर वो हो सकता होता तो वो जिस चीज में कन्वर्ट होता बेटे उसको आप कहाँ लिखेंगे, y में। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स को हम तोड़ के छोटी छोटी चीजों में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, y की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। बाय z, अब z की जगह पे क्या आ जाएगा, बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, यानी किसी आम रिएक्शन के जरिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को नहीं तोड़ पाएंगे, हम नहीं तोड़ सकते। 3 जगह थी, x की जगह पे कौन आ गया, एलिमेंट, y की जगह पे क्या आ गया, सिंपल सब्सटेंसेस, और z की जगह पे कौन आ गया, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। बाकी फार्मूला वही है, फॉर्मेट वही है। बताना क्या जा रहा है बेटे, इसमें इसको हम यूज कहां पे करेंगे, जब भी ये बताना हो कि भाई कोई ऐसी चीज है
इसको हम किसी भी चीज से तोड़ नहीं सकते। अब देखिएगा बेटे, इसी तरह की मिसाल एक और दे रहा हूं मैं, ठीक है। लोहा, लोहे को बोलते हैं आयरन इंग्लिश में। आयरन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय नाइफ, यानी छुरी के साथ हम लोहे को तोड़ के छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ बेटे, हमने क्या किया, एक ही जुमला था, उसके हमने मुख्तलिफ हिस्से बना के मुख्तलिफ तरह के उसी फॉर्मेट को यूज करते हुए जुमले बना लिए। तो ये है बेटे हमारे इस कोर्स की खूबसूरती कि हम आपको सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं सिखाते, बल्कि आपको साथ ही साथ आपकी इंग्लिश पे भी काम कर रहे हैं, ताकि जब आप इस कोर्स को मुकम्मल करें तो कम से कम 20 से 25 ऐसे सेंटेंसेस आपके माइंड में हो जिसको आप किसी भी तरह के इंग्लिश सीखने में इस्तेमाल कर पाएं। बेटे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ये कोर्स आपको सिर्फ केमिस्ट्री के मसाइल में काम नहीं आएगा, बल्कि आपके दीगर सब्जेक्ट्स में जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि शुक्र है कि हमने सर से इंग्लिश सीख ली थी, हमने सिर्फ केमिस्ट्री नहीं सीखी बल्कि हमने इंग्लिश भी सीखी है और अब हमें वो काम आ रही है। तो एंड पे बेटे आपने एग्जांपल देनी है, कार्बन और ऑक्सीजन, बेटे ये सारे कौन है, एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं कंपाउंड पे। बेटे कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। नोट कीजिए, मैंने पहले बोला था कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो बस आपको फर्स्ट टाइम एक बार आपको ये फॉर्मेट याद करने हैं, बाद में ये वैसे के वैसे यूज हो जाएंगे। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। मेरा ख्याल है अगर आपको याद होगा तो हमने अभी पिछले टॉपिक में एलिमेंट का टॉपिक पढ़ा है, उसमें इसी सेंटेंस का फार्मूला देखा था। क्या था बेटे वो, X इज अ बी वाई। बेटे यही फार्मूला हमने पहले भी देखा था, ये फार्मूला दोबारा रिपीट हो रहा है। मतलब ये कि जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे जाएगा तो आपको ये मेहनत फिर आपकी ये कम हो जाएगी और आपको सेंटेंसेस पहले से याद होंगे। तो कई जगह पे ऐसे ही होंगे कि आपको कोई मेहनत खास नहीं करनी पड़ेगी, बस आप बात को समझेंगे और अपने अल्फाज में इसी फार्मूले को यूज करते हुए लिख लेंगे, ठीक है। तो ये पहला बेटे जो सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले ही माशाल्लाह से इसको कर चुके। सेकंड पॉइंट, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। याद कीजिए हमने पहले क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ, अब यहाँ पे क्या आ गया, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ। बेटे क्या फर्क हुआ कि पहले एलिमेंट था, अब किसकी बात है, कंपाउंड की। एलिमेंट भी प्योर थी, ये भी प्योर है। एलिमेंट और कंपाउंड का फर्क क्या है कि एलिमेंट सिर्फ एक ही तरह के एटमों से मिलकर बनता है, कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। तो बस यही भी आपने बेटे याद कर लेना है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट। बेटे और का मानी सबको पता है या, ठीक है। 2 का मानी क्या होता है, 2 का मानी क्या होता है, 2, उसके बाद क्या आ रहा है और, यानी या, 2 या, मोर का मानी क्या है, ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा, ठीक है। 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट का मानी क्या होता है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसको आपने याद करना है, 2 ये किसके जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा, या फिर ऐसे कहने कि 2 या उससे ज्यादा, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, यानी आपस में जुड़े हुए कैसे होते हैं, केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो, एक फिक्स रेशो में। बेटे इतनी सी बात है, इसको आपने 5-6 दफा पढ़ना है तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है बेटे एग्जांपल, इसकी एग्जांपल कौन सी है, वाटर और अमोनिया। बेटे ये दोनों किसकी एग्जांपल है, कंपाउंड की एग्जांपल है। उसके बाद जो क्वेश्चन है मिक्सचर का, कह रहा है कि मिक्सचर की डिफाइन करें बेटे। तो मिक्सचर क्या होते हैं, अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मोर देन 1। बेटे मोर का माने क्या, ज्यादा, देन से 1 एक से, यानी क्या होगा, एक से ज्यादा, ठीक है। मोर देन 1 का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, किस्म के कंपाउंड या एलिमेंट। मिक्सचर होता है वो एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के आपस में मिक्स होने से बनता है, ठीक हो गया पुत्र। टुगेदर इन एनी रेशो, मतलब ये कि मिक्सचर में आपको कोई रेशो फिक्स नहीं है। कंपाउंड में क्या था, रेशो फिक्स थी, मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल कौन सी है, सॉइल हो गया, ठीक है, एयर, ये सारी किसकी एग्जांपल्स है बेटे, मिक्सचर की एग्जांपल्स है। आगे बेटे इसकी 2 टाइप्स हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर बेटे हम उस मिक्सचर को कहते हैं व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स थ्रू आउट। इसको आप ऐसे याद कर लें बेटे, X has uniform concentration of Y throughout। इसको बस याद कर लें, X has uniform concentration of Y throughout। मतलब ये कि जहां पे होमो होगा वहां पे यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। यानी होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जहां पे उसके पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो क्या लिखेंगे, X की जगह पे कौन आ जाएगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो किसकी बात हो रही है, होमोजेनियस की बात हो रही है। तो क्या बनेगा, होमोजेनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स थ्रू आउट, यानी पूरे के पूरे मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर की कंसंट्रेशन क्या होती है, फिक्स होती है, यूनिफॉर्म होती है। दूसरा है बेटे हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैज
डिफरेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि हेटेरो का माने क्या होता है डिफरेंट, इसलिए अब यहाँ पे आप यूनिफॉर्म नहीं लगाएंगे बल्कि आप क्या लगाएंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है बेटे, इस तरह से आप इसको भी याद कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जरा देखते हैं आगे। अब जो बेटे ये थे क्वेश्चन पहले वाले जो कि थोड़े से आपके लिए मुश्किल थे, मैंने कोशिश की है कि उसमें आपको फार्मूले बना के किसी भी तरह से याद करवाऊं। अब जो क्वेश्चन आगे आ रहे हैं बेटे, मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको इस तरह से नोट्स उसके बना के दूं आपको कि आपको क्वेश्चन में से ज्यादा पार्ट आपका सॉल्व हो जाए और आपको खुद से याद कम करना पड़े। अब इसी क्वेश्चन को देखिएगा बेटे, रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि बताएं ये कौन सी ब्रांच में स्टडी होते हैं। तो आपने क्या करना है, बस ब्रांच का नाम लिखना है, बाकी सारी लाइन आपने क्वेश्चन से उठा लेनी है। स्टार्ट में देखिएगा बेटे, फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस, इतनी बात कर लेनी है, बाकी सारी बेटे कहां से आ जाएगी, वो क्वेश्चन से आ जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस, बस अगर क्वेश्चन में देखें जरा, दैट टेक प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये बेटे सारी बात आपने कहां से उठा लेनी है क्वेश्चन से, और ये आपका बेटे आंसर जल्दी से तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये बेटे फिर उसने पूछा कि बताएं वो रिएक्शंस जो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं उनको हम किस ब्रांच में डील करते हैं। तो आपने क्या बोलना है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद, इतना बस आपने याद कर लेना। फिर से आगे फिर कहां से करेंगे, अगला पार्ट सारा आपने क्वेश्चन से उठा लेना है। डील्स विद रिएक्शंस व्हिच मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे आपने बस मे काट देना है, बाकी सारा वैसे का वैसे लिख देना है। ठीक हो गया। उम्मीद है बेटे आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। कि बताएं सूरज में मैटर किस स्टेट में होता है बेटे, वो कौन सी होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है। आंसर कैसे करना है, मैटर एग्जिस्ट इन द सन, ये क्वेश्चन के अंदर में देख रहे हैं आप, इसको पहले लगा दें, एंड पे क्या लगा दें, इन प्लाज्मा स्टेट। ये बेटे आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल। अब देखिएगा, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू। इसको भी कैसे करेंगे, मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू, ये सारा आपने क्वेश्चन से लेना है, एंड पे क्या लगा देना है, सॉलिड स्टेट। ठीक है बेटे, ये भी आपका आंसर तैयार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री ये दोनों केमिस्ट्री की शाखें हैं और दोनों में हम मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही स्टडी करते हैं, तो फिर ये दो ब्रांचेस क्यों बनाई, एक ही बना लेते। तो इसका आंसर बेटे सुनने, आपने बताना है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये किस पे फोकस करती है, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, चाहे वो जानदारों में है चाहे वो बेजान में है, सब पे फोकस करती है। जबकि जो दूसरी है ना हमारी बायोकेमिस्ट्री, वो सिर्फ उन पे फोकस करती है जो जानदारों में होते हैं। ठीक हो गया बेटे, अब आपने इसको ऐसे लिख लेना है। पहले लिखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकसेस ऑन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब ये कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, चाहे वो जानवरों में हो चाहे वो बेजान चीजों में हो। तो बेटे इसलिए हमने क्या बोला, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बोथ का माने जहां भी लफ्ज बोथ यूज हो जाए मतलब क्या होता है कि दोनों। ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो वो क्या बेटे, बायोकेमिस्ट्री फोकसेस ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कि बायोकेमिस्ट्री का फोकस क्या होता है, सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे होता है जो कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बस उसको जानदारों से ताल्लुक है, उसका बेजान चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, बेजान से कौन किसका ताल्लुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है बेटे, आपने इसको भी ऐसे ही याद कर लेना। स्टार्ट में क्या लगा देना, फोकसेस ऑन दोनों में, एंड पे बस थोड़ी सी बात आपने वाज़ेह करनी है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो किस पे फोकस कर रही है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जबकि जो बायोकेमिस्ट्री है फोकसेस ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटे, इतनी सी बात आपने याद करनी। अगले पे आइएगा, व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। इसको आपने कैसे करना है, स्टार्ट में बेटे क्वेश्चन से लाइन उठाएंगे आप, एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। ये लाइन आपने कहां से उठाई है, क्वेश्चन से। फिर क्या बोलेंगे, बिकॉज, क्योंकि दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब उनमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट। बेटे मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बेस आने आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। तो कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को ना जब आप मैं पढ़ाता हूँ ना तो लेक्चर के दौरान ही 2-3 बार पढ़ लें, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आए ताकि आपको मसला ना हो बाद में याद करने का। अब यहाँ देखिएगा बेटे, अब क्वेश्चन उसने ये किया कि बिस्मत एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास क्या होता है 2 टन और एटॉमिक नंबर क्या है 83। आप बताएं
कि इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपको पता है बेटे n इज इक्वल टू a माइनस जेड। इसमें a कितना है 210, z कितना है 83। हम क्या करेंगे 210 माइनस 83 कर देंगे फार्मूले के हिसाब से, तो क्या आ जाएंगे बेटे हमारे पास 127 न्यूट्रॉन बचेंगे, और हम बोलेंगे जी के बिस्मथ के एटम में 127 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट है बेटे कि बताएं कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, लूज कर सकते हैं आसानी से, और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकते हैं। तो बेटे देखिएगा जरा, फर्स्ट पॉइंट है द मेटल्स, बस आपने यही लिखना है द मेटल्स, बाकी सारा ऐसा क्वेश्चन चलेगा। द मेटल्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली टू फॉर्म केटाइंस, एन पे क्या लगा देना है टू फॉर्म केटाइंस, स्टार्ट में द मेटल ऐड करना है, एन पे क्या ऐड करना है केटाइंस, ठीक है। बाकी सारा पार्ट आपने कहां से उठाना है बेटे क्वेश्चन से। इसी तरह से द नॉन मेटल्स, ये बस ऐड करना है आपने, उसके बाद कहां से हिस्सा उठाना है क्वेश्चन से। द नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली टू फॉर्म, आगे फिर क्या करेंगे बेटे फॉर्म एनायंस, ये आप ऐड कर देंगे। एग्जांपल बेटे साथ ऐड कर दें क्लोरीन की, तो मेटल थी उसकी एग्जांपल कौन सी थी बेटे सोडियम की, ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटे आपका कोई एक ऐसे एलिमेंट की मिसाल दें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो और साथ ही साथ उसके एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग हो वो कौन सी हो कोवेलेंट हो। बेटे तो आपने इसमें क्या करना है जस्ट स्टार्ट में लगा दें डायमंड इज, दैट्स इट, डायमंड इज एन एलिमेंट, बस बेटे ये लगा दें। बाकी फिर कहां से उठाएंगे आप क्वेश्चन से, एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन इट्स एटम, ये सारी बात कहां से उठाएंगे आप क्वेश्चन से, बस स्टार्ट में क्या लगा देंगे द डायमंड। उसने पूछा है कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या ये भी आम कोवेलेंट बॉन्ड की तरह मजबूत होता है, तो आपने बोलना है यस, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज नियरली एज स्ट्रॉन्ग एज नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेटा याद रखें यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, जब भी आपने दो चीजों का मवाजना करना हो तो आप क्या लगाते हैं एज, दो बार आ जाता है उसमें, एज स्ट्रॉन्ग उतना ही मजबूत है, एज अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जितना कि एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट मच स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लेकिन जो कंफर्म बात है वो ये है कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे ये भी याद रख ले बेटे, मैंने लफ्ज नियरली क्यों यूज किया है कि 19-20 का फर्क हो सकता है, वरना वो क्या होते हैं ऑलमोस्ट दोनों बराबर होते हैं अपनी ताकत में, स्ट्रेंथ में। ये थी बेटे हमारा आज का लेक्चर, हमने आज एक पेज याद किया और इस बात की गारंटी है कि इस पेज के बाद आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के बेटे 24 पेजेस हो रहे हैं, जब हम ये 25 पेजेस सारे मुकम्मल करेंगे तो हम इंशाल्लाह एग्जाम में पूरे 60 मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो मिलते हैं बेटे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।